नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। वन शॉट में इसको पूरा कवर करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और पूरी तरह से एनसीईआरटी पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो पूरा एनसीईआरटी पर फोकस होगा। लाइन टू लाइन हम लोग एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, लाइन टू लाइन मेनली नीट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। नीट फोकस। कोई शक या कोई शक? हाँ, किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। अभी दिक्कत होने वाली कोई बात कही नहीं है अपन ने, जो दिक्कत होगी। तो किंगडम प्रोटेस्टा की हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले हम लोग बात करें इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की। इंट्रोडक्शन में जैसे इसकी डेफिनेशन और इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे भाई इसके अंदर हम डेफिनेशन की चर्चा करें तो किंगडम प्रोटिस्टा को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा में वो सभी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। कैसे हैं भाई ये? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट्स नहीं है। प्रोटिस्टा कैसे हैं? सिंगल सेल्ड है, लेकिन यूकैरियोट्स में आते हैं। ज्यादातर एक ही सेल पर होते हैं। इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। राइट की जगह पूरा लिख ही लो इसको ठीक से, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी बाउंड्री को लेकर के। बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूं ना तो थोड़ा सा यहां पर एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा है अलग। देखो, इसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। जैसे प्लांट के पास है, बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड बाउंड्री है, उसके पास उसकी प्रॉपर सेल वॉल है, प्रॉपर उसके पास सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट के पास अपनी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल के पास प्रॉपर सेल, इसके पास कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री। इसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्री जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि सबके अपने अपने व्यू है। एक बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, तो वहीं दूसरे के लिए ये प्लांट भी हो सकता है। इसके पास आप विश्वास नहीं करोगे, प्लांट और एनिमल दोनों जैसे कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसके पास दोनों तरह के कैरेक्टर अपन को देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बायोलॉजिस्ट कहेगा कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, दूसरा कहेगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन क्यों कह रहे हो, वही फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट कहो ना। तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए हो सकता है ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, तो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए हो सकता है कि वो प्लांट हो, दूसरा उसको प्लांट कहे। आ गई बात समझ में? इस चीज को याद रखना, तो बड़ा कंफ्यूज करता है ये। हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, किस तरह के माहौल में, किस तरह की कंडीशंस में ये रहना पसंद करता है, तो मेनली अपन को एक्वाटिक कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मिट्टियों में देखने के लिए भी मिल जाता है, सॉइल में भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन मेनली कैसा है? एक्वाटिक है। पानी के अंदर रहना पसंद करता है, पानी में रहने वाले होते हैं बेसिकली ये। इन चीजों को याद रखना। और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा था वो है कनेक्टिंग लिंक। ये बड़ा ही पॉपुलर पॉइंट है, खास करके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो है कनेक्टिंग लिंक। ये और बाकी के जो किंगडम है, जैसे कि और तीन किंगडम, प्लांट, एनिमल और फंजाई, बचे ही कितने? तीन ही तो बचे भाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से एक किंगडम तो किंगडम मोनेरा हो गया, वो तो प्रोटिस्टा में गया। बाकी के जो बच रहे हैं 4, जिसमें प्रोटिस्टा हो गया, उसके बाद फंजाई है, फिर प्लांटी है, फिर एनिमेलिया है। तो ये टोटल 4 है। 4 में से एक किंगडम प्रोटिस्टा हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसको तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके पास सबके कैरेक्टर हैं।
इसके पास प्लांट वाले कैरेक्टर भी हैं, इसके पास एनिमल वाले कैरेक्टर भी हैं, इसके पास फंगस वाले कैरेक्टर भी हैं। ये बाकी के जो 3 यूकैरियोटिक वाले जो किंगडम है उनके साथ कनेक्टिंग लिंक बनाता है, यानी कि ये कोरिलेट करता है किसके साथ, ये कोरिलेट करता है किंगडम फंजाई के साथ, यानी कि काफी सारे कैरेक्टर जो है वो किंगडम फंजाई जैसे मिलेंगे। इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया जैसे मिलेंगे, एनिमेलिया जैसे मिलेंगे। काफी सारे कैरेक्टर हैं इसके अंदर जो किंगडम प्लांटी जैसे मिलेंगे। किंगडम प्लांटी जैसे, यानी कि ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट, एनिमल और फंजाई का। इज दैट क्लियर? यानी कि आपका जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, वो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन तीनों के। यानी कि कहने का मतलब मेरा बस यही है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसके पास फंगस जैसे भी कैरेक्टर हैं। भाई फंगस जैसे कैरेक्टर है तभी तो कह रहे हैं फंगस जैसा है। इसके पास प्लांट जैसे भी कैरेक्टर है, प्लांट लाइक कैरेक्टर, प्लांट जैसे कैरेक्टर भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके पास एनिमल जैसे भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टर। तो इसके पास फंगस जैसे कैरेक्टर भी हैं, इसके पास एनिमल जैसे कैरेक्टर भी हैं, इसके पास प्लांट जैसे कैरेक्टर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इनके, स्ट्रक्चर तो देखो भाई, इनका जो सेल होता है वो हम सबको पता है कैसा है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट है यानी कि इनके पास हमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है। इसके अलावा इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ये भी प्रेजेंट है। समझ रहे हो? यूकैरियोटिक सेल है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी है, और इनमें से कुछ के पास तो फ्लैजिला और सीलिया भी होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं, सम प्रोटिस्टन, कुछ प्रोटिस्टन तो ऐसे हैं जिनके पास सीलिया भी हैं और फ्लैजिला भी हैं, फ्लैजिला एंड सीलिया। फॉर दी मूवमेंट, चलने फिरने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। कुछ तो ऐसे हैं, सभी के नहीं, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनके पास फ्लैजिला और सीलिया भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो क्लासिफिकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन को जरा हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन में क्या है। प्रोटिस्टा को हम लोग 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। कितने मेजर ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं इसको? 5 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। कितने मेजर ग्रुप बनाए बाबू? हमने यहां पर 5 मेजर ग्रुप बनाए हैं, और हर एक को डिटेल में समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्या है, और एक इसका मैं टेबल फॉर्मेट में भी आपको समझा दूंगा, वहां से भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला लिखिए क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स।
ये है सबसे पहले क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं, इसमें आते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी। इसमें आते हैं आपके डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो डायटम्स गोल्डन एल्गी इसके अंदर आ गए। ठीक, इसमें बेसिकली जिसमें देखो, इनको ना हम लोग अपना क्या बोलते हैं, डेस्मिड भी बोलते हैं, डेस्मिड भी इनको कहते हैं, या डेस्मिड कहते हैं, या डेस्मिड भी इसके अंदर के इस कैटेगरी में आते हैं। तो डायटम्स गोल्डन एल्गी, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मिड के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक, तो फिलहाल तो एग्जाम्पल याद रखना। हैबिटेट की अगर हम बात करें, किस तरह की कंडीशन में रहना ये पसंद करते हैं, तो इनका हैबिटेट है मीठा पानी, फ्रेश वाटर, और मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं, खारा पानी जो होता है वहां भी मिल जाते हैं, तो दोनों में मिल जाते हैं अपन को ये। तो ये अपन को फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर एंड मेराइन वाटर, तो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों के अंदर हमें ये देखने के लिए मिल जाएंगे। लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन, क्या ये चल सकते हैं, क्या ये मूव कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये पानी की जो धारा है ना उसके साथ ही मूव करते हैं। जिस डायरेक्शन में भाई पानी के अंदर रहेंगे, जिस डायरेक्शन में पानी बह करके जाएगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, पैसिवली फ्लोट करते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग प्लैंकटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। पानी का जो करंट है, वाटर करंट जो है, पानी की जो धारा है उसके साथ ही मूव करते हैं और खुली आंखों से नजर भी नहीं आते। तो पहला तो ये पॉइंट कि ये कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मूव करते हैं अलोंग विद दी वाटर करंट। पानी की जो धारा होती है ना, वाटर करंट का मतलब ये नहीं कि पानी के अंदर करंट दौड़ रहा है, पानी की जो धारा है जिस डायरेक्शन में वो बह रही है, पानी अगर बह करके यहां से वहां जा रहा है तो उसी बहाव के साथ ही वो मूव करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती मूवमेंट में, पैसिवली फ्लोट करते हैं ये, पैसिवली फ्लोट करेंगे, कोई एनर्जी, विपरीत धारा में जाएंगे तो फिर एनर्जी खर्च होगी। तो ये ठीक ऐसा है कि पानी के अंदर हमने कुछ लकड़ी का कुछ लकड़ी वाली चीज, कोई ऐसी चीज डाल दी जो तैरने वाली हो, तो वो पानी के बहाव के साथ ही बह करके चली जाएगी, पैसिवली फ्लोट करते हुए जा रही है। ऐसे ही ये भी है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। सो कॉल्ड इट प्लैंकटन, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंकटन के नाम से जानते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, न्यूट्रिशन। क्राइसोफाइट्स जो है उनका न्यूट्रिशन कैसा है? न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ज्यादातर आपको ये मिलेंगे फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना ये खुद से बना लेते हैं, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, इसलिए इनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन भी बोल देते हैं। ठीक, फाइटो मतलब एक तरह से प्लांट जैसे कैरेक्टर हो गया, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट लाइक कैरेक्टर ही है। तो इन सब चीजों को याद रखना। इसमें से डायटम्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा डायटम्स। डायटम्स ये नीट फोकस है, बिल्कुल नीट के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नीट फोकस पॉइंट, बिल्कुल नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में भी है ये, बिल्कुल उसी पर। डायटम्स, एक तो इनके शेप पर क्वेश्चन आता है, इनका जो शेप है ना वो सोप बॉक्स स्ट्रक्चर होता है। साबुनदानी होती है ना, हमारे घर में साबुन को रखने के लिए एक डिब्बी होती है, बाजार में मिलती है प्लास्टिक वाली, आपने देखा होगा, उसमें ऐसे दो ढक्कन होते हैं, उनको ऐसे ओपन कर लो, अपना साबुन रख लो और ढक्कन बंद कर दो, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। साबुनदानी जो होती है ढक्कन वाली, सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है, सोप बॉक्स स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? साबुन रखने का जो बॉक्स होता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर इनका होता है। इसमें क्या रहता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक तरह से कहें तो वो ओवरलेप करती है, मतलब दो कह सकते हैं अपन पतली ओवरलेपिंग सेल से बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल है, दो पतली पतली सेल होती है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप कर रही होती है, उससे बनी होती है, जिसकी वजह से जो कि एक तरह से देखा जाए कि साबुनदानी जैसी, सोप बॉक्स जैसी नजर आती है। तो ये लिख लेना आप लोग भले, सेल वॉल जो है वो कैसी बनी है, आर मेड अप ऑफ टू
ओवरलेप्ड thin cell which look like soap box, जो कि सोप बॉक्स जैसी हमको दिखती है। एक और अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, वो पूछा जाता है सिलिका के ऊपर। किसके ऊपर पूछा जाता है? सिलिका के ऊपर। इसी डायटम्स के अंदर क्या पॉइंट पूछते हैं कि भाई इनकी बॉल में सिलिका एम्बेड होता है, मतलब सिलिका जुड़ा होता है, इसलिए ये इनडेस्ट्रक्टेबल होते हैं, मतलब कभी टूटते ही नहीं है, कभी ना टूटने वाले, एक तरह से इनडेस्ट्रक्टेबल होते हैं। इनके अंदर सिलिका एम्बेडेड होता है। सिलिका इज प्रेजेंट या फिर जो शब्द है, टेक्निकल जो शब्द है उसको बोल सकते हैं हम लोग एम्बेड। सिलिका इनके अंदर क्या रहता है? एम्बेड होता है, एम्बेड होता है इन इट, सो इट became indestructible, destructible, इसलिए ये कैसे हो जाते हैं? इनडेस्ट्रक्टिबल, जो कभी टूटते ही नहीं है। आ गई बात समझ में? इसको आप लोग याद रखना क्योंकि इनमें सिलिका पाया जाता है। नेक्स्ट यहां पर अपन हेडिंग डालेंगे डायअटेमेसियस अर्थ। डायएटम हो गया, डायएटमेसियस अर्थ। नेक्स्ट हेडिंग ये डाल देना, डायएटमेसियस अर्थ। क्या है भाई? डायएटमेसियस अर्थ। एक मिनट, डायएटमेसियस, ये तो लगा ही नहीं इसमें। डायएटमेसियस अर्थ ये क्या चीज है भाई? देखो, जब डायटम्स मर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डायटम्स जिंदा हैं तब तक तो वो डायटम्स हैं। जब वो डायटम्स मर जाते हैं तो उनकी जो सिलिका वाली सेल वॉल होती है, ये मैंने अभी आपको बताया कि इनके अंदर इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल में अपन को ये सिलिका देखने को मिलेगा। उसकी वजह से ये सेल वॉल होती है वो इनडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है। अब डायटम्स कभी ना कभी तो मरेंगे, तो जब ये डायटम्स मर जाते हैं तब इनकी सिलिका वाली जो सेल वॉल है वो समुद्र के बॉटम पर जाकर के जमा हो जाती है। कहां पर जाकर के? भाई देखो, ये मान लीजिए ओशियन है, ये मान लीजिए ओशियन है, ये यहां पर है, मान लीजिए छोटे छोटे डायटम्स हैं। अब जब ये मर जाएंगे तो इनकी जो सेल वॉल होगी जिसमें ढेर सारा सिलिका है, सिलिका वाली सेल वॉल जो है वो क्या होगी? डिपॉजिट हो जाएगी। कहां पर डिपॉजिट हो जाएगी? ये मान लीजिए यहां पर ये बॉटम हो गया, तो यहां पर आकर के इनको थोड़ा पीले गुलाबी रंग का कर दो, चलो, तो ये यहां पर आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। सेल वॉल जो है वो यहां पर आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये डिपॉजिट होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, हजारों सालों में जमा होकर 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 ये डायअटेमेसियस अर्थ बना देती हैं। क्या बना देती हैं? डायअटेमेसियस अर्थ, जिसको हम लोग कीजल गुर भी बोलते हैं। अब वो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, मेरे मुंह से तो कीजल गुर निकलता है, कीजल गुर भी इसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया कि डायअटेमेसियस अर्थ होता क्या है। अरे अरे बाबू, डायअटेमेसियस अर्थ, तो ये क्या हुआ है भाई? यहां पर ये जो डायटम्स है ये कैसे हैं? डेड डायटम्स है, मरे हुए डायटम्स है। ठीक है, यहां पर ये क्या हो रहा है? यहां पर ये डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ सिलिका कंटेन सेल वॉल। यहां पर जो मरे हुए हैं सेल वॉल ऑफ डेड डायटम्स, जो मरे हुए डायटम्स है ना, उनकी सिलिका वाली जो सेल वॉल है वो धीरे धीरे बॉटम पर डिपॉजिट हो रही है। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है भाई? बॉटम है, बॉटम ऑफ ओशियन। तो अपन को समुद्र की तलहटी पर, समुद्र का जो बॉटम होता है वहां पर अपन को ये मरे हुए डायटम्स का डिपोजिशन देखने को मिल जाता है। बेसिकली उनकी सिलिका वाली सेल वॉल का डिपोजिशन देखने को मिल जाता है, और हजारों सालों में ये डिपॉजिट होते रहते हैं और बन जाता है डायअटेमेसियस अर्थ। आ गई बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीजल गुर।
इसी को कहा जाता है क्या, कीजल गुण। आ गई बात समझ में, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हाँ एक चीज और क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, जैसे एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब रफ सरफेस होती है इनकी, बहुत ज्यादा खुरदरी होती है, जिसको अपन ग्रिटी बोलते हैं, खुरदरी। तो बेसिकली क्या करते हैं भाई इनकी ना इनके अंदर जैसे अपन कहते हैं जैसे पॉलिशिंग वगैरह में या ऑयल और या सिरप के फिल्ट्रेशन वगैरह में इसका इस्तेमाल जो हम लोग कर लेते हैं, इसको जमीन से निकाल करके इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है, ग्रिटी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पॉलिश वगैरह करने में या ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में किया जाता है। इट्स सरफेस इज ग्रिटी। ग्रिटी, ग्रिटी का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको खुरदरी, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, किसी भी चीज को पॉलिश करने में, या फिर ऑयल या फिर जो सिरप वगैरह होती हैं उनके फिल्टरेशन में इसका इस्तेमाल जो होता है, ऑयल और सिरप फिल्टरेशन। ठीक है जी, ये आप लोग याद रखना, फुल स्टॉप वहां नहीं, फुल स्टॉप यहां लगाना है। ऑयल और सिरप के फिल्टरेशन में भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, डायअटेमेसियस अर्थ का। और डायअटेमेसियस अर्थ बनते कैसे हैं, बस इसी चीज को आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। इन चीजों को आप लोग याद रखना। अच्छा यहां पर अगर मैं डायटम्स का जो मतलब चीफ प्रोड्यूसर मानू कि ये मेनली कहाँ होते हैं, तो ये अपन को यहाँ पर ओशियन में ही मिलेंगे। डायटम्स समुद्र में, ये बेसिकली जो है आपके जो कीजलगर है, डायटमेसियस अर्थ है, वो डायटम से बनते हैं और ओशियन में ही अपन को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिखना क्या है वो तो अपन को पता है, डायटमेसियस अर्थ किसके बन रहा है, डायटमेसियस अर्थ आपके डायटम्स के बन रहे हैं। चलो दूसरा ग्रुप आ जाओ, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, यह है इसका दूसरा ग्रुप, डायनोफ्लैजिलेट्स। अभी हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े थे, ये देखो कहां गया, ये सबसे पहला कौन सा था, क्राइसोफाइट्स, जिसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी हो गया। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा यहां पर डायनोफ्लैजिलेट्स। पहले बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में उसकी हैबिट को लेकर के या हैबिटेट को लेकर के। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कैसी जगह पर रहना पसंद करते हैं। ये मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना ये खुद से बना सकते हैं, और मोस्टली मैराइन यानी समुद्र के पानी में रहते हैं। अपीयरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, अपीयरेंस ये अपन को पीले रंग के, हरे रंग के, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के या रेड कलर के नजर आते हैं। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर, इन सभी कलर में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। कौन, डायनोफ्लैजिलेट्स। येलो कलर के भी मिल जाएंगे, ग्रीन कलर के भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ब्राउन कलर में भी देखने को मिल जाएंगे, ब्लू कलर में भी देखने को मिल जाएंगे और रेड कलर में भी देखने को मिल जाएंगे। ये कलर आया कहां से, सूरज की रोशनी वगैरह से कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, वो तो कोई भी कलर होता है वो ऑब्वियस सी बात है सनलाइट की रिफ्लेक्शन से दिखता है, लेकिन उसके लिए उनकी बॉडी के अंदर कुछ पिगमेंट होने चाहिए। तो ये कलर उनके सेल के अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं, उन पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब कलर जो होते हैं वो किसकी वजह से है, पिगमेंट की वजह से है। दीज कलर आर ड्यू टू द पिगमेंट। प्रेजेंट इन दी सेल, जो उनकी सेल में पिगमेंट प्रेजेंट है उनकी वजह से ही ये कलर जो है वो उनके ऊपर आ रहा है। अगला जो पॉइंट है यहां पर वो है सेल वॉल को लेकर के। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास क्या सेल वॉल होती है, क्या सेल वॉल इनके पास होती है, देखो इनकी जो आउटर सरफेस है उनके ऊपर एक सेलुलोज की प्लेट होती है, कवच की जैसा अपन बोल सकते हैं, जैसे ढाल होती है ना बिल्कुल वैसी।
तो एक सेलुलोज प्लेट वहां पर अपन को देखने के लिए मिलेगी। सेलुलोज प्लेट आर प्रेजेंट, यानी कि सेलुलोज की बनी हुई होती है, एक सेलुलोज प्लेट यहां पर प्रेजेंट होती है ऑन द आउटर सरफेस। इनकी बाहरी सतह पर एक सेलुलोज की प्लेट हमें देखने के लिए मिल जाती है, कवच की तरह जैसे बेसिकली ये काम करती है। अगला जो पॉइंट है यहां पर वो है फ्लैजिला को लेकर के। इनके पास फ्लैजिला होते हैं, बिल्कुल इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बाबू? 2 फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला जो काफी लंबा रहता है जिसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, और एक फ्लैजिला छोटा होता है, आधा होता है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो 2 फ्लैजिला इसके पास है। एक फ्लैजिला कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल जो कि लंबा फ्लैजिला है। और एक फ्लैजिला होता है यहां पर हाफ कहें या फिर हम शॉर्ट फ्लैजिला उसको कहें, वो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स आ गई बात समझ में? तो 2 फ्लैजिला है इसके पास, एक लंबा फ्लैजिला होता है जिसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, और एक जस्ट उसका आधा या शॉर्ट फ्लैजिला अपन बोल दीजिए, उसको ट्रांसवर्स फ्लैजिला हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, इस चीज के अपन को थोड़ा ध्यान रखना। ये जो ट्रांसवर्स वाला फ्लैजिला है, इसके ऊपर एक पॉइंट और है कि ट्रांसवर्स वाला फ्लैजिला कहां पाया जाता है। ये जो वॉल प्लेट्स होती है ना, उनके बीच में जो फरो होती है उसमें अपन को देखने के लिए मिलेगा। ये कहां देखने के लिए मिलेगा? ये प्रेजेंट होता है इन दी फरो बिटवीन द बॉल प्लेट्स, बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। सेल वॉल की जो प्लेट्स होती है ना, उसके बीच में जो फरो बन जाती है, उसी फरो में अपन को देखने के लिए ये मिल जाते हैं। आ रही है बात समझ में? इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा। और देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा रेड टाइड। रेड टाइड, इसका क्या मतलब हुआ? रेड टाइड का क्या मतलब है? रेड टाइड मतलब लाल लहरें। टाइड का मतलब तो भाई समुद्र की लहरें होती हैं, तो लाल लहरें। देखो लाल लहरें मतलब इसमें अपन को रेड डायनोफ्लैजिलेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे अपना क्या बोलते हैं इसको, गोनेलेक्स। गोनेलेक्स होता है आपका, वो है, वो मतलब इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है, इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि पूरे समुद्र को लाल कर देता है। और कई बार तो हमको ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कि वहां पर कोई जहर वगैरह हो गया हो, मतलब इतना लाल हो जाता है, इतना लाल हो जाता है कि हमको डर लगता है कि भाई वहां पर किसी ने कोई कलर मिला दिया है, या वहां पर, हालांकि वो एक तरह से डेंजर भी है, वहां पर ढेर सारा जहर रिलीज होता है, टॉक्सिन रिलीज होता है, जो मछलियों को और जो दूसरे मैराइन एनिमल्स हैं उनको मार भी देता है। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो ये जो आपका रेड टाइड है, लाल लहरें जो हैं, वो कोई ठीक नहीं है, बेकार ही है वो। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली काय वजह से होता है? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, उनकी वजह से। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स में भी कौन सा? जो आपका गोनेलेक्स है, उसकी वजह से होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। गोनेलेक्स, गोनेलेक्स करके है एक, GONYAULX करके है, AULAX करके है, सॉरी LAX है, ये इसकी स्पेलिंग प्रॉपर है। और चेक कर लेना, थोड़ा बहुत ए और ई इधर इधर कुछ होगा, वैसे तो सही है। तो गोनेलेक्स जो है ना, ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, और इतने तेजी से मल्टीप्लाई होता है कि समुद्र के पूरे पानी को लाल कर देता है। मेक रेड कलर वाटर ऑफ द ओशियन, समुद्र का पूरा पानी ये लाल कर देता है। तो उस लाल पानी से कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है। जहां पर इनकी मात्रा ज्यादा होती है वहां पर ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये सिग्नल है, काय का सिग्नल है? खतरनाक वाला, जो हड्डी वाला सिग्नल होता है ना, ऐसा ही होता है हड्डी वाला सिग्नल।
ऐसा ही होता है, ये डेंजर है भाई, डेंजर। ये डेंजर है। क्यों डेंजर है? क्यों डेंजर है? क्योंकि ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। दे रिलीजेस टॉक्सिन्स, कुछ जहर है, टॉक्सिन इनसे रिलीज होता है जो किल कर देता है मछलियों को, वहां पर आसपास में जो भी मछलियां हैं, और इसके अलावा और भी कोई दूसरा मैराइन एनिमल अगर आसपास में है तो उसको भी ये मार देगा। समझ में आ रही है? ये याद रखना। तीसरा आ जाओ यहां पर, ये हो गया अपना कौन सा, दूसरा, डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा है यहां पर आपका जिसको बोलते हैं हम लोग यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, ये है तीसरा। कौन सा है? यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड सबसे पहले हम बात करें यहां पर हैबिटेट की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहां पर? हैबिटेट की बात करेंगे। यूग्लिनॉइड ज्यादातर फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, जो साफ पानी होता है वहां पर, और जो अपना रुका हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हमको देखने के लिए मिलते हैं फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर भी ज्यादातर कैसा है? स्टेगनेंट वाटर। तो स्टेगनेंट वाटर हमको कहाँ मिलेगा? समझ जाओ कहाँ मिलेगा। तालाब में मिल जाता है, झील वगैरह जो होती है वहां पर देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन इनके ऊपर आता है इनकी फ्लेक्सिबल बॉडी को लेकर के। फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी कैसी फ्लेक्सिबल बॉडी? हाँ, इनकी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। जब इनके अंदर सेल वॉल, इनके अंदर क्या है, सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जिसे पेलिसिल कहा जाता है, वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो यहां पर सेल वॉल तो होती है बाबू एब्सेंट, तो सेल वॉल की जगह वहां पर क्या होगा? वहां पर हमको मिलेगी पेलिसिल। पेलिसिल लेयर इज प्रेजेंट, जो काई की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, एक प्रोटीन रिच लेयर है ये। पेलिसिल जो है वो क्या है? प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर है, प्रोटीन रिच लेयर है, और यही जो पेलिसिल है वो उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। एंड ड्यू टू दिस, और इसी की वजह से इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। इसी की वजह से, पेलिसिल की वजह से ही यहां पर यूग्लिनॉइड की जो बॉडी है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अगला जो पॉइंट है वो पूछा जाता है फ्लैजिला को लेकर के। फ्लैजिला के बारे में आप क्या समझते हो, क्या जानते हो? यहां पर इनके पास फ्लैजिला है या नहीं? पहले तो हाँ या ना में पता होना चाहिए। हाँ सर, इनके पास फ्लैजिला है। तो कितने फ्लैजिला हैं? तो इनके पास सर 2 फ्लैजिला हैं। कितने फ्लैजिला हैं? 2 फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला जो हैं वो इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो जो 2 फ्लैजिला हैं वो कैसे हैं? एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। एक फ्लैजिला जो है वो शॉर्ट है, और एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग है। एक छोटा फ्लैजिला मिलेगा और एक लॉन्ग फ्लैजिला मिलेगा। न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। किसमें? यूग्लिनॉइड में। न्यूट्रिशन, तो कैसा न्यूट्रिशन है इसमें? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है बाबू? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है, यानी कि ये फोटोट्रॉपिक भी है और एक तरीके से देखा जाए तो ये हेट्रोट्रॉपिक भी है, दोनों हैं। मिक्सोट्रॉपिक, मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन है। बोथ फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हैं और ये हेटेरोट्रॉपिक भी हैं, दोनों ही हैं आपके। ये फोटोट्रॉप भी हैं और ये हेटेरोट्रॉप भी हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये फोटो ऑटोट्रॉप भी हैं
यानी कि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्रिपेयर इट्स ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ये अपना खाना जो है वो खुद से बना लेते हैं। जब अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी 24 घंटे तो रहेगी नहीं, जब अंधेरा हो जाएगा तो ये हेट्रोट्रॉप की तरह काम करते हैं। तो फिर ये अपने से छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उसको मारते हैं, यानी कि ये एक तरह से शिकारी की तरह काम करने लग जाते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉपिक की तरह काम करते हैं। while in the absence of sunlight, जब सूरज की रोशनी नहीं होगी, या फिर हम बोले डार्कनेस में हम बात करें, तो ये हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक है, एक्ट एज अ प्रीडेटर। क्या है ये? प्रीडेटर है। ये किल करते हैं अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को, किल एंड ईट स्मॉल ऑर्गेनिज्म। पानी के अंदर जो अपने से छोटे, उनसे छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको किल करेंगे और उनको खा जाएंगे। ठीक, इनका प्लांट से भी कनेक्शन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्लांट से भी इनका कनेक्शन है। प्लांट से कनेक्शन कैसे है? इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि सिर्फ हायर प्लांट्स के अंदर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कनेक्शन टू द प्लांट। ये जो यूग्लिनोइड्स है ना, इनका कनेक्शन है प्लांट के साथ, कनेक्शन टू द प्लांट। और वो क्या कनेक्शन है कि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो सर बैक्टीरिया के पास भी थे, लेकिन वो पिगमेंट अलग थे। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिल्कुल वही है प्लांट वाले। कौन से? जैसे कि क्लोरोफिल ए, जो कि यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, हर एक प्लांट में मिलेगा आपको। और जैसे कि क्लोरोफिल बी, ये दो पिगमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ये जो दो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स में होते हैं, इसलिए प्लांट जैसे कैरेक्टर इनके पास होते हैं। और एग्जाम्पल लिख लेना इसमें, यूग्लिना। यूग्लिनोइड में एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे? यूग्लिना। आ गई बात समझ में? ये तो हो गया तीसरा, यूग्लिनोइड। अब आते हैं हम लोग चौथा, स्लाइम मोल्ड्स पर। फोर्थ हेडिंग डाल दीजिएगा, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, इनको हम लोग फंजाई ऑफ प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फंजाई ऑफ प्रोटिस्टा। क्या कहा जाता है इनको? इनको फंजाई ऑफ प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। ये बेसिकली सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, जो सड़ी गली बदबूदार जो चीजें होती है ना, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो बेसिकली कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, जो मेनली कहां पाए जाते हैं? मेनली फाउंड इन रॉटन फूड। जो खाना एकदम सड़ रहा होगा, एकदम बुस रहा होगा, सड़ी गली चीजें जो होंगी, बदबूदार जो चीजें होंगी ना, वहां हमको देखने के लिए, ये अपन को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, मूवमेंट की बात करें, ये पॉइंट भी समझना। इसके मैं सिर्फ आपको वही पॉइंट लिखा रहा हूं जो आपके नीट के लिए जरूरी है, जो एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, वही पूरा एनसीईआरटी पर ही फोकस्ड है, बिल्कुल वहीं से लाइन टू लाइन उठा के अपन बात कर रहे हैं। तो मूवमेंट की बात करें, ये जैसे आपकी ट्विक्स जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, टहनियां जिनको अपन ट्विक्स बोलते हैं, और पत्तियां जो होती हैं, उनके साथ ये मूव करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको ये निगल लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। तो ये मूव करते हैं along with the twigs and leaves। जैसे कोई पेड़ की टहनी, ट्विग का मतलब होता है टहनी, पेड़ की कोई टहनी टूट जाए, तो ये जैसे कोई टहनी टूट गई या कोई पत्ती है, तो उस टहनी पर, उस पत्ती पर ये
वहीं पर रहेंगे, वहीं पर खाना पीना शुरू कर देंगे। अब वो पत्तियां, जैसे मान लीजिए कोई लीफ पड़ी हुई है, तेज हवा चली तो पत्ती उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, तो ये भी चले जाते हैं। कोई टहनी है, तेज हवा चली तो वो टहनी एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, तो ये भी उसके साथ चले गए। तो ये क्या करते हैं भाई, जो ट्विग्स और लीव्स हैं उनके साथ मूव करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, ध्यान रखिएगा, एंड एनगल्फ द ऑर्गेनिक मटेरियल। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ये निगलते हैं, एनगल्फ करते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी लाइफ साइकिल पर भी क्वेश्चन आता है, उसको भी थोड़ा समझना। यहां पर हेडिंग डालना लाइफ साइकिल। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसकी लाइफ साइकिल में है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो आप इसको, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी नीट। नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ साइकिल। क्या है भाई इसकी लाइफ साइकिल में, देखो, जब कंडीशन सूटेबल बनती है, मतलब इसके लिए अच्छी परिस्थिति होती है, अच्छी कंडीशन होती है, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक झुंड बनाते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। सो अंडर द सूटेबल कंडीशन, यानी कि जब कंडीशन, माहौल इनके लिए अच्छा होता है, तो ये सब क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, और वहां पर ग्रुप होकर के उस झुंड को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडियम। दे grouped together and form a group, और वहां पर ग्रुप बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्लाज्मोडियम। समझ में आ रही है? एक तरीके से सूटेबल कंडीशन में ये अपना झुंड बनाते हैं। मैं आपको शुद्ध सादा एकदम शुद्ध भाषा, हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूं। जब कंडीशन बढ़िया होंगी, सूटेबल कंडीशन होंगी, तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और एक झुंड बनाएंगे, और उस झुंड को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ध्यान रखना, ये जो झुंड है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, ये कई फीट तक फैल सकता है, कई फीट तक। ग्रुप का मतलब ये नहीं कि 8-10 आ गए और आकर के इकट्ठे हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है, कई फीट तक फैल जाएगा ये, स्प्रेड ओवर मैनी फिट्स, कई फीट तक, कई फीट तक अपन को देखने को मिलेगा यहां पर। ये स्लाइम मोल्ड्स कई फीट तक अपन को देखने के लिए, इनकी लाइफ साइकिल में ये चीज अपन को देखने के लिए मिलती है। तो ध्यान रखना, स्लाइम मोल्ड्स जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये ग्रुप बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके ग्रुप को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब क्या होगा सर, अंडर दी अनफेवरेबल कंडीशन। ये तो हमने कहा कि सर सूटेबल कंडीशन है तब ऐसा कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, अनफेवरेबल, अब माहौल हो गया बेकार। बेकार माहौल है मतलब उसके एनवायरमेंट कंडीशन बेकार हो चुकी है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा, या कोई भी बहुत सारी जो उसके लिए जो अच्छी चीजें नहीं है वो सब कुछ हो रही है, अनफेवरेबल कंडीशन उसके लिए आ गई। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो प्लाज्मोडियम जो फेवरेबल कंडीशन में था, अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिनकी टिप पर स्पोर बनते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट होगा इनटू द फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनाएगा बाबू, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और उन फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर फिर स्पोर्स ग्रो होते हैं, एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, और इनकी फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर ये स्पोर जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। स्पोर्स लिख लीजिए, स्पोर्स बनना यहां पर शुरू हो जाते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं इनको भी सुनना, इन स्पोर्स के पास एक्चुअल में सेल वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल होती है, जो सेलुलोज वाली होती है, यही जो स्पोर्स है उनके पास। तो ये जो स्पोर्स है ना, इनके पास होती है ट्रू सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल होती है, वो भी कैसी, सेलुलोजिक, जैसी प्लांट के पास होती है ना, बिल्कुल वैसी ही सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल इनके पास पाई जाती है। और ये स्पोर बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, हार्श कंडीशन में भी कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं।
वेरी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है और ये सरवाइव कर लेते हैं इन दी हार्श कंडीशन। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक ये उस हार्श कंडीशन में ही सरवाइव करते रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी और हवा से फैलते हैं। डिसेमिनेटेड, या शुद्ध हिंदी शुद्ध भाषा में लिखें स्प्रेड बाय द विंड। तेज हवाएं चलती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये पहुंच जाते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, किसी को इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं पांचवें ग्रुप पर, वो है प्रोटोजोन। पांचवा ग्रुप है प्रोटोजोन्स। ये है पांचवा ग्रुप प्रोटोजोन्स। पहली चीज इनके नेचर के बारे में बात करें तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सब की सब हेट्रोट्रॉपिक है, सब की सब हेट्रोट्रॉपिक। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। कैसे हैं? जितने भी प्रोटोजोन हैं वो सब की सब हेट्रोट्रॉपिक नेचर के हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो ये ज्यादातर प्रीडेटर्स की तरह काम करते हैं, प्रीडेटर या पैरासाइट की तरह काम करते हैं। एक्ट एज अ प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब शिकारी, दूसरों को शिकार करते हैं और खाते हैं। किल एंड ईट अदर ऑर्गेनिज्म, यानी उनका जो शिकार है जिसको अपन प्रे बोलते हैं उसको ये खाते हैं, तो ये प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। और पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं। पैरासाइट मतलब ये सरवाइव करते हैं या लिव करते हैं इन दी लिविंग सेल, लिविंग सेल पर ये सरवाइव करेंगे और वहां पर कुछ ना कुछ बीमारी डिसीज कॉज कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, लिविंग सेल पर रहेंगे, जितने भी पैरासाइट होते हैं वो कोई ना कोई भी डिसीज करते ही हैं, और बाकी में प्रोटोजोन्स होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक क्वेश्चन इनके इवोल्यूशन को लेकर के है, उसको भी जरा अपन लिखें। इवोल्यूशन क्या है? वो पॉइंट इवोल्यूशन को लेकर के, वो पॉइंट ये है इनको एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि हम लोगों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं इन्हीं से हुई है, मतलब हमारे ये रिलेटिव है। मैं भी कौन हूं? एनिमल हूं। आप भी कौन है? एनिमल है। हम सब कौन है भाई? एनिमल ही तो हैं। तो हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव माने जाते हैं, ये एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है इनको, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, एनिमल्स का पूर्वज, हम लोगों का पूर्वज माना जाता है इनको। ठीक, चलो अब इसके भी क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग 4 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन कितने ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया? 4 ग्रुप में। क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन से हैं वो 4? सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन सबसे पहला कौन सा है? अमीबॉइड, एक मिनट, अमीबॉइड। तो सबसे पहला है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन। अभी भी कुछ गलत लग रहा है, अमीबॉइड, AMO आता है, नॉट ए आएगा, AMOE। हाँ, अमीबॉइड प्रोटोजोन, ये मेरी बचपन की समस्या है स्पेलिंग्स में OIU ये सब बड़ा दिक्कत देता ही है मुझे, बचपन से दिक्कत देता है, अभी की नहीं है। और चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो ये नहीं सुधर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन तो आगे बढ़ते हैं, ये तो इस बचपन के लेवल की बातें हो गई, जो तब नहीं सुधरी तो अब क्या सुधरेंगी। हाँ, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें इसमें हैबिटेट की।
कैस इस लेवल पर आकर के तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय होता था जब राइटिंग पर बड़ा फोकस होता था, भाई राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये छोटी छोटी आई यू वगैरह ये सब चीज़ें ग्रामेटिकली बचपन में सब बहुत सिखाई जाती थी। अब तो कोई पूछता ही नहीं है इन सब चीज़ों को, क्योंकि रिटन एग्जाम ही खत्म हो गए। आपका जैसे नीट एग्जाम है तो उसमें रिटन एग्जाम है ही नहीं, और भी कई एग्जाम होते हैं उसमें कहीं पर रिटन एग्जाम बचे ही नहीं है। सबकी सब एग्जाम क्या हो गए हैं, एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस एग्जाम, बना बनाया पेपर आता है, बस आपको तो क्लिक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लिखने का सारा काम ही खत्म कर दिया, जो कि गलत है। लिखने का वैसे होना चाहिए, होना चाहिए। लिखने की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, और इसीलिए मेरी जो कोशिश है कि मैं पीपीटी से ना पढ़ा करके हर चीज को लिखने की कोशिश करता हूं, इसी वजह से कि एक लिखने की प्रैक्टिस हमेशा बनी रहे। हर चीज का पीपीटी बना करके पढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं है कि पीपीटी लगा दिया और पढ़ के सुना दिया। इट्स नॉट अ टीचिंग, उसको टीचिंग नहीं बोलेंगे। वो तो आप भी कर सकते हो, रीडिंग ही तो करना है, वो तो आप भी कर लो, उसके लिए दूसरों के मुंह से क्या सुनना है। टीचिंग इज जस्ट दिस, कि इस तरीके से बोर्ड पर लिखवा करके समझाना है, एक्सप्लेन करना है। एक्चुअल में सही मायने में यही टीचिंग है, और मैं बेसिकली इसी पर फोकस करता हूं कि इसी तरह की टीचिंग भविष्य में आप लोगों को देता रहूं, आप लोगों को इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। हाँ, तो चलो ये बातें बंद करते हैं, बात करते हैं हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोन की। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन हैबिटेट में बात करें तो ये फ्रेश वाटर होते हैं, ये समुद्र के पानी में मिल जाते हैं, या मॉइस्ट मिट्टी जो होती है ना वहां पर भी देखने को लिए मिल जाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिल जाएंगे, ये सी वाटर में देखने के लिए मिल जाएंगे, और नमी वाली जो मिट्टी है जिसमें नमी मौजूद हो वहां पर भी ये देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है मूवमेंट का। इनमें जो मूवमेंट होती है वो होती है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनके अंदर पाए जाते हैं स्यूडोपोडिया, जिनको फॉल्स फीट बोलते हैं। स्यूडोपोडिया, ये याद रखिएगा, स्यूडोपोडिया क्या कहा जाता है बाबू इनको? इनको फॉल्स फीट, झूठे पैर कहते हैं इनको हम लोग। मतलब पैर जैसे नहीं है लेकिन पैर की तरह काम करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं फॉल्स फीट। ठीक, तो ये फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया बना करके मूव करते हैं, ठीक है, और अपना शिकार पकड़ते हैं, जैसे अमीबा वगैरह पकड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, याद रखिएगा, लाइक अमीबा, लाइक अमीबा, याद रखना, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। अमीबा, अमीबा बेसिकली इसी में आता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन में। अमीबा बेसिकली, अमीबा के अंदर आपको ये स्यूडोपोडिया, ये फॉल्स फीड देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, एक मैराइन फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं एज इट इज लाइन टू लाइन कवर कर रहा हूं एनसीईआरटी की। मैराइन फॉर्म समुद्र में मिलने वाले अमीबॉइड है बेसिकली। इनके ऊपर ना सिलिका सेल होते हैं, ध्यान रखना। समुद्र के अंदर, ओशियन में जो मिलने वाले अमीबॉइड हैं उनके साथ, मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो सरफेस है उनके ऊपर सिलिका अपन को देखने को, सिलिका सेल देखने के लिए मिलती है। डायरेक्ट लिख लीजिए, सिलिका सेल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मैराइन अमीबॉइड। हाँ, तो जो मैराइन अमीबॉइड है उसकी सरफेस पर हमको सिलिका की सेल मिल जाती है। ठीक है जी, इसको याद रखना। इसके अलावा एक पूछ लेते हैं इसमें पैरासाइट के ऊपर एक पॉइंट। ये सब पॉइंट किसके हैं? अभी अमीबॉइड प्रोटोजोन के ही पॉइंट चल रहे हैं। तो एक होता है आपका एंट अमीबा, एंट अमीबा क्या है भैया आपका? ये एंट अमीबा है। एंट अमीबा क्या है? ये हम इंसानों के अंदर डिसीज कॉज करता है, ध्यान रखिएगा इसको। देखो यहां भी मात खा गए। एंट अमीबा ये कॉज करता है डिसीज इन ह्यूमन, डिसीज इन ह्यूमन। हम इंसानों के अंदर डिसीज कॉज किससे होता है? इस एंट अमीबा से होता है। ठीक है जी, ये तो हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन। 4 ग्रुप थे, पहला है। अब दूसरे पर आते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पर। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, अब इस पर आते हैं हम लोग। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सबसे पहला नाम से समझ में आ रहा है, फ्लैजिलेटेड। इनके पास फ्लैजिला होते हैं, सबसे बड़ा फीचर ही इनका यही है। क्या है इनका सबसे बड़ा फीचर? कि इनके पास पाए जाते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड नाम से ही समझ में आ रहा है ना, तो बाबू फ्लैजिला तो होंगे ही होंगे।
तो इनके पास हमें फ्लैजिला देखने के लिए मिल जाते हैं। इस ग्रुप के जो पैरासिटिक मेंबर है वो कई प्रकार की डिसीज भी कॉज करते हैं। जैसे एक डिसीज होती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस, ये भी लिख लीजिएगा, डिसीज causes many diseases like sleeping sickness। ये एक बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से होती है। कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जो ये बीमारी करता है? एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, ट्रिपेनोसोमा। ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना इसमें। क्या लिखना है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा, ये हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। अब आते हैं तीसरा, सीलिएटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट, सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन में क्या है भाई? पहला फीचर, नाम से समझ में ना, सीलिएटेड। पहली चीज तो ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से मूव करते हैं, एक्टिवली मूव कर सकते हैं। इनकी पूरी बॉडी पर हजारों की संख्या में सीलिया होते हैं, हजारों की संख्या में। तो पहली चीज तो ये लिख लीजिए कि एक तो ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक इन नेचर, ठीक है, एक्टिवली मूव कर सकते हैं पानी के अंदर, इन दी वाटर, और थाउजेंड, सीलिएटेड में डबल एल नहीं आएगा, सीलिएटेड ये रहेगा, एंड थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इनकी पूरी बॉडी पर देखने के लिए हमें मिलेगा। हजारों की संख्या में सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ द बॉडी। इनकी जो बॉडी है उनकी सरफेस पर हजारों की संख्या में सीलिया अपन को देखने के लिए मिलेंगे। एक इनकी कैविटी पर क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं गुलेट, GULLET। क्या बोलेंगे इसको? GULLET, गुलेट। इनमें एक कैविटी होती है उसको गुलेट बोलते हैं, जो कि सेल सरफेस के बाहर खुलती है। A cavity is present which open outside the cell surface, जो कि सेल सरफेस के बाहर खुलेगी। उस कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? गुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडिंग को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है भाई यहां पर इंपॉर्टेंट? वो है फीडिंग वाला। सीलिया के अंदर थोड़ी सी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एक तरह से क्या होता है इसमें इनमें जो फीडिंग बेसिकली करते हैं, तो इनके पास जो सीलिया होते हैं ना, वो पानी के साथ मिल करके, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पानी है जिसके अंदर खाना मौजूद है, ठीक है, जिसमें खाना मौजूद है, तो वहां पर कुछ कोऑर्डिनेटेड, मतलब सभी सीलिया मिलजुल करके एक मूवमेंट करेंगे, और वो मूवमेंट की वजह से जो गुलेट है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो जो पानी है उसको गुलेट की तरफ धकेला जाएगा। गुलेट क्या हो गई? वो ओपनिंग हो गई जिसमें से सारी चीजें उसके अंदर जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए सराउंडिंग में पानी है और उस पानी में खाना है और बाहर सीलिया है, तो वो सीलिया ऐसे ऐसे मूव करेंगे जिसकी वजह से सारा पानी उस गुलेट के अंदर चला जाए। तो फीडिंग में यहाँ पर सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, ठीक है। तो उस पानी के अंदर जो खाना है उसको गुलेट की तरफ पुश करती है, दैट पुश दी वाटर, वाटर जिसके अंदर खाना मौजूद है, वाटर कंटेनिंग दी फूड टूवर्ड्स दी गुलेट, जो गुलेट की तरफ जो है उसको पुश करेगी, ठीक है, जिससे उस कैविटी में खाना जो है वो अंदर चला जाए। सबसे बढ़िया एग्जांपल है यहां पर पैरामेशियम, सबसे बढ़िया एग्जांपल याद रखना पैरामेशियम। और ये बचपन में खूब डायग्राम बनाया है पैरामेशियम का, खूब सा, बहुत सारे डायग्राम इसके पैरामेशियम के हमने बनाए हैं।
पैरामेशियम, याद रखना। तो पैरामेशियम में ये गुलेट, ये फीडिंग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीलिया की वजह से होती है। अब फोर्थ है इसके अंदर स्पोरोजोअन्स। फोर्थ कौन सा है? स्पोरोजोअन्स। नंबर अपन ABCD दे रहे थे या 1 2 3 4 दे रहे थे? ठीक है, 1 2 3 4 ही दे रहे थे। तो फोर्थ है यहां पर कौन सा? स्पोरोजोअन्स। ये 4 कैटेगरी हो गई आपकी। देखो 4 कैटेगरी अपने 4 ग्रुप में उसको डिवाइड किया था। कहां गया भाई अपना? ये रहा प्रोटोजोन, जो कि 5वां था। इस प्रोटोजोन का क्लासिफिकेशन अपन ने 4 ग्रुप में किया था। सबसे पहला ग्रुप हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा हो गया सीलिएटेड प्रोटोजोन, और चौथा अपना ये रहा स्पोरोजोन्स, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं स्पोरोजोन्स। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, इसलिए नाम पड़ गया क्या? स्पोरोजोन्स। ध्यान रखना, ऑर्गेनिज्म in which या सिंपल सा लिख लो ना, ऐसा काय डेफिनेशन की तरह बना के लिख रहे हो। अपन को तो बिल्कुल चीजें याद होनी चाहिए, कंसेप्ट को क्लियर करना। तो सिंपल सा लिख लो कि जिसकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती हो, बस। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इज प्रेजेंट इन इट्स लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, मतलब जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो मोस्ट डेंजरस माना जाता है, और मैं समझता हूं कि आप, मैं, हम सब लोग कभी ना कभी इससे बीमार जरूर हुए हैं। तो आप लोग समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्लाज्मोडियम की। ये प्लाज्मोडियम अलग है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था स्लाइम मोल्ड के अंदर, जहां मैंने आपको बोला था कि स्लाइम मोल्ड्स फेवरेबल कंडीशन में इकट्ठे हो जाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, उसको भी प्लाज्मोडियम बोलते हैं। यहां पर प्लाज्मोडियम एक अलग चीज है, यहां पर स्पोरोजोम में प्लाज्मोडियम भी है। ये प्लाज्मोडियम ही तो डिसीज कॉज करता है, मलेरिया। इसी को तो बोलते हैं मलेरिया पैरासाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मलेरिया पैरासाइट के नाम से जानते हैं प्लाज्मोडियम को। यही तो है जो मलेरिया कॉज करता है। और आपको, मुझको जीवन में कभी ना कभी एक बार मलेरिया जरूर हुआ है। आ गई बात समझ में? ये हो गया अपना प्रोटोजोन। अब मैं आपको एक प्रॉपर इसकी टेबल बनवाता हूं, और उस टेबल फॉर्म में आप इसको समझिएगा। आपको ना सारी की सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक प्रॉपर टेबल, एकदम तरह से देखा जाए तो नीट के पर्पस का क्विक रिवीजन अपन लोग यहां पर देखेंगे। तो एक टेबल बना लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा ग्रुप, और छोटा करें, ठीक है, ठीक है। ये आपका एक इस तरफ के, मतलब ऐसी कॉलम बना ले। एक में अपना ग्रुप लिख लो, एक में हैबिटेट लिख लो, एक में अपना सेल वॉल लिख लो, हैबिटेट लिख लो। एक तरफ लिख लो अपनी सेल वॉल या फिर बॉडी कवर। एक तरफ लिख लो आप न्यूट्रिशन, कि उनके अंदर कैसा न्यूट्रिशन हमें देखने के लिए मिलता है। और लिख लो स्पेशल फीचर्स, जगह कम पड़ेगी बाबा। इसको ना ऐसा करो, एक काम करो, इसको एक ही में कर लो, बॉडी कवर ही कर लो, या ऐसे कर लो सेल वॉल या फिर बॉडी कवर, ऐसे कर लो। अब ठीक है, न्यूट्रिशन और कुछ स्पेशल फीचर्स इनके पास हो वो, और एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे आप एक टेबल बना लीजिए प्रॉपर तरीके से। उसमें ये कॉलम बना लेना, कौन कौन सा? ग्रुप, हैबिटेट, बॉडी कवर, न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक स्पेशल फीचर और एग्जाम्पल। इस तरीके से आप बना लीजिए। उसके अंदर अपन ये सारी जितने भी अपने पढ़े हैं ग्रुप वगैरह, वो सब अपन देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट एक ही टेबल में सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्राइसोफाइट, इसका हैबिटेट क्या है? क्राइसोफाइट जो है वो फ्रेश वाटर
एंड मैराइन वाटर, दोनों जगहों पर देखने को मिल जाता है, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी, दोनों जगह देखने को मिलेगा। और बॉडी कवर की बात करें तो यहां पर सेलुलोज प्लस सिलिका दोनों चीजें होती हैं, सेलुलोज प्लस सिलिका बताए थे आपको, जिसकी वजह से वो कैसा हो गया था, इनडेस्ट्रक्टिबल, टूट नहीं सकता था। न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक, स्पेशल फीचर में मैंने आपको बताया सोप बॉक्स जैसा ये बन जाता है, साबुनदानी जो होती है ना, बिल्कुल वैसा ही सोप बॉक्स जैसा बन जाता है, ठीक है। और डायटमेसियस अर्थ बनाता है, डायटमेसियस अर्थ। और एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा डायएटम्स, एग्जाम्पल में क्या लिख लो, डायएटम्स। और आपका जो मैंने आपको बताया था डेस्मिड, वो भी आप लिख लो, वहां हमने एग्जाम्पल लिख लिया था, यहां पर उसको डेस्मिड लिख लेना, ठीक है जी। ये पहला हो गया। दूसरा आ जाओ आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स का हैबिटेट कैसा है, मोस्टली आपके ये कैसे मिलेंगे, मोस्टली मैराइन मिलते हैं, यानी कि समुद्र के पानी में रहना जो है वो पसंद करते हैं, मोस्टली मैराइन ही होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सेलुलोज प्लेट पाई जाती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, ये हमको देखने के लिए मिलेगी। न्यूट्रिशन, इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इनके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। स्पेशल फीचर्स में दो चीजें लिखो यहां पर, एक तो दो फ्लैजिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक रेड टाइड वाला आपको बताया था, रेड टाइड, और एक मैंने आपको बताया था टॉक्सिन, जहर बताया था। और एग्जाम्पल लिखना गोनिलॉक्स, ये इसमें एग्जाम्पल लिखना गोनिलॉक्स, सिंपल है। फिर आते हैं अपन तीसरी कैटेगरी पर, वो है यूग्लिनॉइड की, यूग्लिनॉइड। अब जैसे यूग्लिनॉइड है, तो यूग्लिनॉइड में क्या है भाई, यूग्लिनॉइड में जैसे अपन पढ़े हैं कि इसकी जो हैबिटेट है वो कैसी है, तो वो है फ्रेश वाटर, रुका हुआ, स्टैगनेंट फ्रेश वाटर, स्टैगनेंट फ्रेश वाटर, रुका हुआ पानी इसको पसंद है, ठीक। और इसकी जो बॉडी वॉल है बताया था फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन लेयर होती है, सेल वॉल नहीं होती, तो नो सेल वॉल। इसके पास क्या मिलेगी, पेलिसिल मिलेगी, पेलिसिल जो कि क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है, कोई समस्या नहीं है। और मिक्सोट्रॉपिक, इसलिए मैं ना कलर अलग अलग लिख रहा हूं जिससे आपको समस्या ना हो। मिक्सोट्रॉपिक बताए थे, रात को ये हिट्रोट्रॉप बन जाता है, दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, दोनों होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉप भी है और हिट्रोट्रॉप भी है। और इसके फीचर्स, कनेक्टिंग लिंक, जैसे प्लांट के साथ कनेक्टिंग लिंक है इसकी, फीचर में ये लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग लिंक विद दी प्लांट। प्लांट के साथ ये कनेक्टिंग लिंक क्यों है, क्योंकि इसके पास पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बताए थे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी वो पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल लिख लीजिए यूग्लेना, यूग्लेना इसका एग्जाम्पल हो गया, कोई समस्या नहीं किसी को। फिर आते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स पर, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स ये पाए जाते हैं कहां पर, जो चीजें बेकार हो रही होती हैं, सड़ी हुई चीजें होती हैं वहां पर, रॉटन फूड, जो खाना सड़ रहा होता है ना वहां पर, रॉटन फूड पर अपन को देखने के लिए मिलेगा। इनके स्पोर के पास ट्रू बॉल होती है, जैसे बॉडी कवर की बात करें तो इनका जो स्पोर्स है उनके पास हमें ट्रू बॉल देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि कैसी होती है, सेलुलोजिक होती है, बताया था सेलुलोजिक उनके पास पाई जाती है। और न्यूट्रिशन कैसा होता है इनके अंदर, सेप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनके अंदर नहीं होता, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है। और इसके अंदर ये मिलकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं, इनका जो एग्रीगेशन होता है उसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, क्योंकि इसी में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक प्लाज्मोडियम वो भी है, अभी हमने पढ़ा था, जो मलेरिया कॉज करता है। और एग्जाम्पल लिखना इसके अंदर फाइसेरम, फाइसेरम, वहां हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा ना, यहां लिख लिया, चलो कोई नहीं, यहां लिखना एग्जाम्पल है इसका फाइसेरम, ठीक है जी।
बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना कि बर्ड कहां से कहां हो रहा है, मैंने सब कुछ उसी कलर में लिखा है। ग्रीन वाला सब कुछ जितना भी लिखा है वो सब क्राइसोफाइट में है, पिंक वाला जितना भी लिखा है वो सब डायनोफ्लैजिलेट्स में है, ऑरेंज कलर का जितना भी लिखा है वो सब यूग्लेनोट्स में, स्लाइम मोल्ड्स का जितना भी लिखा है वो सब व्हाइट कलर में। क्योंकि बोर्ड छोटा है, कंटेंट ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अच्छा ही लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा। और कंटेंट कभी भी बुरा नहीं होता, कंटेंट हमेशा अच्छा ही होता है। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्रोटोजोन की। प्रोटोजोन ये कलर ले लो अपन, पांचवा प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन का हैबिटेट क्या है? प्रोटोजोन का हैबिटेट है एक्वाटिक और पैरासिटिक नेचर के ये बेसिकली होते हैं, एक्वाटिक। प्रोटोजोन ये हमेशा अपन को कहां मिलेंगे? पानी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इनके अंदर कोई बॉडी कवर वगैरह कुछ नहीं होता, कोई अरे एब्सेंट लिखो, किसी प्रकार का कोई बॉडी कवर इनके अंदर हम देखने के लिए नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। एक स्पेशल फीचर में लिख लेना, एनिमल रिलेटिव है, ये हमारे पूर्वज हैं, बताया था आपको अभी, एनिमल रिलेटिव्स है। ये कौन है भाई? ये हमारे पूर्वज हैं, एनिमल्स हमारे रिलेटिव्स हैं। एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अमीबा लिख लो, आपका प्लाज्मोडियम है, पैरामेशियम है, सब इसी में आ जाएंगे। अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम, ये सभी एग्जाम्पल आप लिख लेना जो मैंने अभी आपको बताए थे। ये हो गया भाई अपना टेबुलर फॉर्म में। किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन वाली जो चीजें हैं ना, जहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताता हूं। जहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं और कहाँ क्या गलती होती है वो देखो। जो नीट एग्जाम में बच्चे जहां फंस जाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करें। नीट एग्जाम ट्रैप, जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। पहला एक कंफ्यूजन तो बच्चों को होता है सेल वॉल का। सेल वॉल का एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो देखने के लिए मिलता है। क्या कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि किसके पास है किसके पास नहीं है। जैसे डायटम्स है, तो डायटम्स के पास सेल वॉल में सिलिका एम्बेड रहता है, सिलिका एम्बेडेड इनटू द सेल वॉल। डायटम्स के अंदर जो सिलिका है वो सेल वॉल के अंदर ही एम्बेडेड रहता है, जिससे वो इनडेस्ट्रक्टेबल हो जाती है, टूटती नहीं है, इनडेस्ट्रक्टेबल। एक ही चीज को बार बार क्या लिखो, जिससे वो कैसे हो जाती है? इनडेस्ट्रक्टेबल हो जाती है। डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर सिंपल सा क्या बताया मैंने, इसमें सेलुलोज प्लेट होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, ये इसके अंदर देखने को मिलती है। यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड में क्या बताया कि इसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, यहां पर पेलिसेल होती है, प्रोटीन रिच एक मेम्ब्रेन होती है वो। तो यहां पर तो सेल वॉल होती नहीं है, एब्सेंट होती है। यहां पर पाई जाती है पेलिसेल, प्रोटीन लेयर, एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है यूग्लिनोइड में। और देखो भाई स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स में भी केवल उसके जो स्पोर्स होते हैं उसके पास, यानी कि जो उसका वेजिटेटिव फेज है उसमें तो कोई बॉल नहीं मिलेगी, लेकिन स्पोर्स में ट्रू बॉल जरूर होती है। जो उसके स्पोर्स होते हैं उसमें हमको ट्रू वॉल जो कि सेलुलोज की होती है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, बाकी का जो वेजिटेटिव फेज है उसमें नहीं मिलेगी। वेजिटेटिव फेज जो होता है उसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, उसमें कोई सेल वॉल हमें देखने के लिए नहीं मिलती। क्लियर? एक तो ये सेल वॉल को लेकर के मैंने चारों पॉइंट लिखा दिए हैं, किसी को कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब तो कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी है। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक होता है रेड टाइड और एक होता है रेड सी, दोनों में अंतर है। एक तो लिखना रेड टाइड, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। रेड टाइड और रेड सी
बच्चे इन्हीं में तो गलती कर जाते हैं नीट एग्जाम में। रेड टाइड अलग चीज है और रेड सी अलग चीज है। रेड टाइड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से है। ये किसकी वजह से है? डायनोफ्लैजिलेट्स। अभी आपको सारी चीजें पढ़ाए हैं, दोबारा से देख लेना पीछे जाकर के वीडियो में। ये डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, स्पेशली जो गोनिलॉक्स बताया था अभी आपको, स्पेशली जो गोनिलॉक्स है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स, उसकी वजह से है ये, उसकी वजह से होता है। और रेड सी जो होता है ना, ये किसकी वजह से होता है मालूम है? साइनोबैक्टीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरिया अंतर है, इसलिए इसको समझना आप लोग। ये डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है और ये रेड सी जो है वो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एक होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकोडेस्मीडियम, ट्राइकोडेस्मोडियम। ये है एक साइनोबैक्टीरिया में ट्राइकोडेस्मियम। डेस्मोडियम है कि डेस्मियम है? डेस्मियम है, सॉरी, नॉट डेस्मोडियम, डेस्मियम, डेस्मियम, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया ये ट्राइकोडेस्मियम की वजह से होता है। ये मोनेरा में आता है, सोचो तो अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। ये एक प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, और ये आपका जो है वो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा है वो मोनेरा है, तो अंतर है। रेड टाइड जो है वो प्रोटिस्टा की वजह से और रेड सीड जो है, रेड सी जो है वो आपका मोनेरा की वजह से। ठीक, और एक बच्चे कहां गलती करते हैं? प्लाज्मोडियम, इस शब्द पर खेल जाते हैं बच्चे, बड़ी दिक्कत होती है। ये जो प्लाज्मोडियम वर्ड है, क्योंकि ये एक ही चैप्टर में 2 बार हमको मिला है। एक तो स्लाइम मोल्ड में, स्लाइम मोल्ड का जब ग्रुप बनता है या फिर उनका जो एग्रीगेशन होता है फेवरेबल कंडीशन में, एग्रीगेशन अंडर द फेवरेबल कंडीशन, लो सिंपल सा लिख लो, सूटेबल कंडीशन, जब उनके लिए कंडीशन अनुकूल हो जाती है, सूटेबल कंडीशन आती है, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। दिस ग्रुप इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कि ये है बाबू प्लाज्मोडियम। और इसी प्रोटिस्टा में हमने प्लाज्मोडियम एक और पढ़ा है, वो डिसीज कॉज करता है मलेरिया वाला, वो स्पोरोजोअन्स। और एक हमने पढ़ा कहां पर? स्पोरोजोअन्स में, जो कि क्या है? मलेरियल पैरासाइट है, एक मलेरियल पैरासाइट है, वो भी प्लाज्मोडियम है। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कॉज करता है मलेरिया डिसीज, जो मलेरिया डिसीज कॉज करता है। कई लोगों को लगता है कि सर मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं होता, मच्छर तो उस मलेरिया को फैलाने का काम कर रहा है। मच्छर जो है वो बेसिकली फीमेल एनाफिलस जो है वो तो इस प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। एक्चुअल में मलेरिया का जो कारण है वो तो ये प्लाज्मोडियम है, मच्छर तो बस एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम कर रहा है। क्लियर? आ गई बात समझ में? ये हो गया अपना कंप्लीट किंगडम प्रोटिस्टा, 1 शॉर्ट क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।